Question number 13. Authorized capital 5 lakh in shares of TNE. Share capital 40,000 fully paid. Freehold premises, rent and taxes, purchase, sales ledger balance. आगे बढ़ा तो purchase return, purchase ledger balance, director's salary, bad debt written off, PBDD, final dividend, interim dividend, insurance premium, office expenses, office furniture and fitting, general expense. There is a provision for depreciation on furniture and fitting बैग में ही होगा वो. Opening stock, bank, pages, motor vehicle, discount allowed, provision for depreciation on motor vehicle, PL account, profit and loss and balance sheet, stock in hand, PBDD reduced to general reserve to be raised to final dividend 3 per share for previous accounting year has been paid in addition to interim dividend. Contingent liability for yet to be settled by the court to be disclosed. Charge depreciation on freehold premises and motor vehicles and furniture and fitting then for taxes and 30%. तो कौन सा आइटम नहीं समझ में आया वो बोलो. डी और ई नहीं समझ में आया, बाकी सब समझ में आ गया. अच्छा, तो डिविडेंड की स्टोरी में थोड़ा बहुत तो सुने ही थे. क्या सुने हो बोलो. हैं? लिए तो डिविडेंड की स्टोरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंटिजेंट लायबिलिटी. पॉइंट नंबर ई क्या करना है. पॉइंट नंबर ई को क्या करना है. बैलेंस शीट के ठीक बाद कंटिजेंट लायबिलिटी लिख के छोड़ देना है. ठीक है. उसका कहीं पे भी पीएल और बैलेंस शीट में नहीं आएगा. कहीं पे भी पीएल और बैलेंस शीट में नहीं आएगा. डिविडेंड में जाने से पहले मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ तो मोटर व्हीकल पे कितना होगा. डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ मोटर व्हीकल में कितना होगा. $16,000, 10,500. हमने जो पूछा जवाब उसका दो पहले, बाकी समझाएंगे. डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा. चलो, ये जब ये और ये दोनों ट्रायल बैलेंस में है तो कुछ जानते हो. जब ट्रायल बैलेंस में वो और वो दोनों हो तो कुछ आइडिया है.
डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाया है। रोज या सम नंबर 10 के समय डेप्रिसिएशन के बारे में बात किए थे। जब अपने सम नंबर 10 में थे तो डेप्रिसिएशन की स्टोरी समझाए थे, और डेप्रिसिएशन की उस स्टोरी को यदि ध्यान में नहीं रखा, क्या समझा था प्रोविजन के बारे में? यही तो। क्या है ये? क्या बताया गया था उस समय कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करने का दो तरीका, और एक क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग लेजर बनते हैं ना। इसमें क्या होता है, एक ही में सब आता है। तो पेज नंबर 43, यदि हम लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाए, फाइनल अकाउंट तो बाद में बनेगा, पहले बनेगा कौन? ट्रायल बैलेंस। तो यदि हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाने जाए तो इस केस में ट्रायल बैलेंस का हल क्या होगा? इस केस में ट्रायल बैलेंस का एक ही फिगर होगा, फिक्स एसेट्स इनटू 90। और इस केस में ट्रायल बैलेंस जब दो लेजर है तो दोनों के दोनों दिखेंगे। डेबिट साइड में फिक्स एसेट्स कितना दिखेगा? 10,000। और क्रेडिट साइड में कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? 2710। यदि ट्रायल बैलेंस की बात करोगे तो यही ना, हमारे अकाउंटिंग करने के मेथड अलग हो गया। यहाँ से मामला अलग था, मिक्सअप नहीं है। ये एक अलग पार्ट है और वो एक अलग पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रहे, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो मिटा लेना, दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि तुम लोग कंट्रोल ही नहीं करता उसको, कभी भी देखा हूं, जब तक कि दिखाओ नहीं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। और मान लो WDB है तो फिर स्टेटमेंट बार बार देखे हो, और यदि आप WDB मेथड में हो तो ये वाला हिस्सा 3 साल का यदि हम बात कर ले तो 3 साल के हिस्से आपको भी मालूम है कि WDB, और रोज रोज मुझे वो दिखाना अजीब लगता है, कंट्रोल ही नहीं है तुम लोगों को कभी उसका, कि यदि हम 3 साल में होगा तो यही हाल होगा। यही तो। अब इसी हिस्से को आप एक लेजर में दिखा रहे हो। लेजर कुछ इस तरह से दिखा, ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से दिखा। ट्रायल बैलेंस में दो ठो आया ना। तो ये 1,60,000 कौन है? डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड से बोला है? साइलेंट होने पे कौन सा मेथड लेते हैं? साइलेंट होने पे कौन सा लेते हैं? WDB।
वो सब लिख के देना होगा। ठीक है। अब 10% 1,60,000 पे किए तब तो गलत है। तो गौतम जी सही बोले थे, 10,500। 1,60,000 से पहले 55,000 क्या होगा, टेगा, तब WDV आएगा, उसके ऊपर 10%। तो तुमने तो अभी देखा, तुम्हारा तरीका तो दो ठो है भाई। एक तरीके में तो आप सीधे माइनस करके दिखाते हो, और जब आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो इसका मतलब आप कौन से तरीके में हो, दूसरे तरीके में हो। जब WDV मेथड है तो स्ट्रेट लाइन होता तो उस पे आ जाता। अब कंपनी को तो कंपनी के ऊपर है, अकाउंटिंग किसी भी तरीके से कर सकती है। WDV ही करोगे और बोलेगा तो जरूरी। तो फिक्स एसेट्स का आपको पहले एक वर्किंग क्या करना होगा, कर लेना होगा। कितना नंबर सवाल था? 12 नंबर। फिक्स एसेट्स का एक वर्किंग आपको बनाना है। क्लियर है? बनाओ फटाफट। कौन से 3 एसेट्स थे? पहला फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस। दूसरा नाम फ्री होल्ड है, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस का दूसरा नाम बिल्डिंग। उसका प्रोविजन दिख रहा है, तो इसका मतलब पहले से जीरो है। पहले से क्या है? दूसरा कौन सा बोले एसेट्स दिख रहा है? फर्नीचर एंड फिटिंग। कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? फर्नीचर फिटिंग कितना दिख रहा है? फर्नीचर एंड फिटिंग वही। और उसका प्रोविजन कितना दिख रहा है? तो 15 क्या है, कॉस्ट या WDV? यदि ट्रायल बैलेंस में साथ साथ रहे तो क्या है, कॉस्ट। अलग अलग है ना। चल, मोटर व्हीकल दिखा तो एक सवाल में और छोटा सा कंफर्म कर, ये वाला कहानी को क्लियर कर, क्योंकि दो अलग अलग तरीके से रहेगा और तू कंफ्यूज होगा। बता, इसको एक्सप्लेन कर। और बोल अपनी भाषा में तो। बुक वैल्यू का दूसरा नाम WDV। वो 81 WDV है। 81 क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना रुपया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना रुपया? 20,000। ऑलरेडी 10 नंबर सवाल में कराए हैं। जो ब्रैकेट में है वो ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है। एक चीज 3 या 4 अलग तरीके से है, तुम लोग कंफ्यूज है। ये अलग तरीका हुआ, अभी जो तरीका था वो अलग। मतलब 81 मेरा ऑलरेडी WDV है, और यदि मुझे इसी को दिखाना पड़ता तो कैसे दिखा सकते थे? हम इसको यदि 2 लाख कर दें
और इधर 20,000 कर दें तो बात तो बराबर ना। और 20,000 का नाम क्या आएगा? तो जिंदगी में तुमको भी मालूम है, जीन्स पे कुर्ता भी पहनता तू, जीन्स पे टी शर्ट भी पहनता है। जरूरी है कि एक ही चीज रहेगा भाई? तो मतलब ये है कि कहीं पे इस तरह से दिख रहा है, तब ये दो को दिखाने का अलग से जरूरत क्या है? नहीं है। एक 80 WD भी हुआ। ठीक है। और यदि इस तरह से है तो इस तरह से है तो नेचुरल है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के टोटल में तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या रहा? क्लियर है? एक ये है और एक आपने ये देखा। तो बिल्डिंग पे पहले से है नहीं, तो जीरो में कितना जुड़ेगा? 10%। ठीक है। तो बिल्डिंग का हाल वाले में यदि चला तो बिल्डिंग के हाल पे चलते वक्त आपका 2 लाख पहले से था। और कितना परसेंट बोला है उस? 10%। तो पहले से कोई प्रोविजन है उस पे? ना, फ्री होल्ड पे नहीं है पहले से। तो वही पहली बार तो उसी पे कैलकुलेट होगा। 0 + 20,000 लिखा हूं। 0। और फर्नीचर एंड फिटिंग में पहले से कितना था? वो तो कॉस्ट है। प्रोविजन कितना था? तो WDV कितना हुआ? कितना हुआ WDV? 7,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? तो 7,000 का 5% कितना होगा? 350। तो दोनों मिलके कितना हो गया? 8,350। उसी तरह मोटर व्हीकल्स कितने का था? और पहले से प्रोविजन कितना है? तो WDV कितना? उसका 10% कितना? मतलब अब लास्ट डेट में आके प्रोविजन बढ़ेगा ना धीरे धीरे। लास्ट डेट में आके समय के साथ साथ पहला दिन 1,000 था, फिर 1,000 में 900 जुड़ा तो कितना हो गया? 1,900। फिर 800 जुड़ा तो कितना हो गया? तो डे बाय डे प्रोविजन का अमाउंट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। पिछले साल तक था ना वो 8,000 और 55,000। चलो खत्म करो इसे। सम नंबर 10 में ऑलरेडी बताए थे।
पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट लो, या पहले पीएल ले लो और जानते हो खुद से चालू रखो। चलो पीएल का 2 कॉलम का फॉर्मेट लो। चलो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम पे क्या दिख रहा है? सेल्स लेजर क्या है ना? सेल्स लेजर क्या है? डेटा डेटर का दूसरा नाम है वो। सेल्स लेजर बैलेंस डेट का, तो फॉर्मेट के हिसाब से पहले तो सेल्स ही आएगा। तो सेल्स लिख लिया किसके अंदर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में के। थोड़ा स्पीड के साथ लिखे जाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आउटर कॉलम, क्योंकि कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। दूसरा हेडिंग होता है अदर इनकम, नहीं है, तो यही अपने आप में टोटल रेवेन्यू। इसके बाद एक्सपेंसेस, बीच में एक्चुअली अदर इनकम रोमन 2 होता है, इसमें नहीं है, तो शेड्यूल 3 वाला सीधे नंबरिंग रहा। 1 के बाद 3, फिर कौन सा? 4। चलिए, पीएल के डेबिट साइड पे 6 नाम में से पहला नाम, मतलब 7 है, 7 में पहला तो मिलता नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
सब में कितना दिया है? इनर में रखने के लिए रिटर्न बोल के कुछ है, परचेज रिटर्न बोल के है, परचेज रिटर्न है, परचेज से दो ठो बात देके, ठीक है। तो परचेजेस से लेस रिटर्न को क्या करोगे? माइनस करोगे। ओके। चलो, ये हो गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट। अब अगला नाम, इन इन्वेंट्री ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस होके दिखता है। ओपनिंग स्टॉक है कितना रुपया? 2,05,980। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग से क्लोजिंग क्या होगा? ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या हेडिंग आएगा इसके अंदर दिख रहा है? एकदम ऊपर से सैलरी होने से ही आएगा। डायरेक्टर भी एम्प्लॉय है, कंपनी लॉ में पढ़े ही होगे कि डायरेक्टर क्या है, ट्रस्टी भी है, एम्प्लॉय भी है। और कोई नाम? वेजेज। आउटस्टैंडिंग कुछ है? नहीं है। तो दोनों बैठा दिए। चलो आगे बढ़े। हाँ, फिर कौन सा खर्चा? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे क्या है ट्रायल बैलेंस में? फाइनेंस कॉस्ट में कौन सा नाम देखते हैं अपने? इंटरेस्ट का खर्चा। तो सब में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो लेंगे ही नहीं। तो लास्ट आइटम अदर एक्सपेंसेस, सॉरी डेप्रिसिएशन एंड, तो बच ही गया था। तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन,
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। वर्किंग नोट में तो 3 डेप्रिसिएशन लिखे थे, वही तीनों 3 डेप्रिसिएशन। बताओ फर्नीचर एंड फिटिंग का कितना लिखे थे? इतना दिन में यही अकाउंट सीखा? अबे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको इस साल का खाली लिखना है? समझ गए? चलो, लास्ट आइटम। अब एक एक करके ऊपर से बोले जाओ। रेंट एंड टैक्सेस। दूसरा आइटम, बैड डेब्ट का पीबीडीडी वाला कहानी थोड़ा सा ध्यान देना, रिलेटेड चीज एक जगह रखे। लाइफ में कभी बैड डेब्ट चैप्टर देखे हो? हो। बैड डेब्ट चैप्टर में आपने देखा था, अब इस चैप्टर में उसे यूज कर लेना। मतलब या तो हम लोग एक फॉर्मल लेजर बनाते हैं, उतना टाइम नहीं है पीबीडीडी का। पीबीडीडी किस लिए होता था? पीबीडीडी किस लिए होता था? ये डूबेगा तो उससे एडजस्ट करेंगे, तो फिर बैटरी को पीएल में नहीं ले जाके इसी में ले जाना चाहिए, पीबीडीडी में। इस लेजर का फीलिंग यदि स्ट्रांग है तब तो बढ़िया। इस लेजर का फीलिंग है, पहले से प्रोविजन एक था, बाई बैलेंस बीडी। इस साल जो डूबा वो उसको एडजस्ट किया टू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट रिकवरी होने से हम लोग इसमें भी लिखते हैं या पीएल के क्रेडिट में भी लिखते हैं। और भविष्य के लिए एक पीबीडीडी हमें मेंटेन करना होता है, टू बैलेंस सीडी। तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड ही ज्यादातर आता है, बाई पीएल। उतना निकालना है पीएल से। लेकिन एक्सेस प्रोविजन यदि है तो डिफरेंस आ जाता है टू पीएल, यानी पीएल में लेके जाना पड़ेगा ये। तो फीलिंग को यदि मैं कुछ इस तरह से रखूं कि 2,000 रुपया मेरे पास पहले से है, 2,000 रुपया मेरे पास पहले से है,
1500 डूब गया तो बचा कितना? 500। भविष्य के लिए मुझे 3000 रुपया पीबीडीडी मेंटेन करना है, तो 2500 रुपया पीएल से निकालेंगे। 2500 पीएल से क्या करेंगे? यानी इस साल के पीएल पे 3000 जाएगा। इसी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्मेट पे बदल दो। बैड डेब्ट से क्लोजिंग पीबीडीडी को जोड़ दो और ओपनिंग पीबीडीडी को माइनस कर लो, तो भी 2500 आ जाएगा। तो भी क्या होगा? 2500 आ जाएगा। इससे पता चलेगा कि उधार बेचने के क्रम में डूबने का नुकसान कितना हुआ या हुआ इस साल। 2500। भले ही 1500 डूबा है, लेकिन 3000 तो अभी और डूबने वाला है फ्यूचर में, और दो मेरा पहले से प्रोविजन है। तो इस फीलिंग को यदि सवाल में तुम्हें दिख जाए तो इसी फीलिंग को वहां भी जेनरेट कर लेना। पहले से डूबा है मेरा कितना? पहले से डूबा है मेरा 7300, और पहले से प्रोविजन था कितना? 19300। और फ्यूचर में प्रोविजन हमें मेंटेन करना है, मतलब घटा के लाना कितना है? 8700। तो इस केस में भी एक्सेस प्रोविजन है। कैसे दिखा? दिखने की यदि बात करोगे तो मैंने पहले ही कहा, डूबा कितना है? 7300। क्लोजिंग प्रोविजन करना कितना है? 16000 ही हुआ। जबकि प्रोविजन मेरा पहले से कितना है? -3300 आया। और कभी कभी तो लोग बोलते हैं इसको अदर इनकम में दिखाओ। प्रोविजन ज्यादा ना। प्रोविजन क्या है? फीलिंग फिर से क्लियर कर ले। यही कभी बताए, क्या बोले? मेरा 19300 प्रोविजन था, डूबा कितना? तो मेरे पास अभी बचा कितना है? 12000 बचा है ना। और फ्यूचर में कितना लेके जाना है? तो इस साल पीएल का तो निकालने का नौबत ही नहीं आया। उल्टा डिफरेंस जो इधर आता था वो क्या आ गया? इस तरफ आ गया। एक्सेस प्रोविजन हम क्रिएट कर लिया था। क्या किए थे? एक्सेस प्रोविजन क्रिएट कर लिया था, उसको प्रॉफिट में क्या किया? डाल दिया। तो तेरे पास ऑप्शन की कहानी में यदि चला तो कुछ लोग बोलते हैं कि अदर इनकम में दिखाएं या उसको वही पे लेस करके दिखा लें। जाने को ये फिगर कहाँ जा सकता? लास्ट का पीबीटी सेम आएगा। लास्ट का पीबीटी क्या आएगा? लेकिन यहां बेहतर या अदर इनकम में बेहतर? अदर इनकम में बेहतर, लेकिन सवाल बनाते वक्त ये नहीं पता होता कि पीबीडी नेगेटिव आएगा। अदर इनकम में होता तो ये फिगर 3300 इसमें जुड़ जाता बाबू। ये 3300 इसमें जुड़ जाता और हो जाता कितना? एक तरफ का माइनस दूसरी तरफ का प्लस है। एक तरफ का माइनस दूसरी तरफ का प्लस है। ये सब क्लियर है? चलो, अब सरदर्द मत लो, यही लेस कर दो। पीबीटी तो आंसर सही दिखेगा ना उसको। समझ गए? चलो।
लेजर को स्टेटमेंट में दिखाए हो। आपको भी लगता होगा कि दोनों दोनों में से कौन सा हमने पहले ही कहा तो कुछ भी दिखा, बट सही दिखा। उसके बाद कौन सा आइटम है? उसके बाद क्या है सब में? इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर कौन है? और कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड। आखिरी आइटम। हो गया। टोटल एक्सपेंसेस कितना आया? टोटल एक्सपेंसेस कितना आया? 70,710। 74,000 क्यों आ गया था? वो 3,300 के कारण। 3,300 के कारण। समझ गए? यदि हम उसको ले लें उधर तो 3,300 उधर चला जाएगा। वो भी तो बढ़ जाएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है। चलो पीबीटी बताओ कितना आया? पीबीटी। 22,02,190। सही है। पहले क्या इधर दिखाओ या उधर दिखाओ? वो तो मैच करेगा। हम 3,300 उधर भी दिखा लेते तो भी मैच करता। टैक्स कितना? हम्म 66,717। 66,717।
पैट कितना आया? कैसे? हो गया? ये लप्रो वहीं पे नीचे बन जाएगा। आई दो। तुम लोग टेंशन मत लो, जो कर दिया वो कर दिया। चलो, तो इसके बाद तुम्हारा हाल क्या रहा? कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज ऑन 31/12/18। आज की तारीख में मार्च में ही होना चाहिए, बट सबने दिसंबर है बोल के दिसंबर लिखा हूँ। बट कंपनी का अकाउंटिंग ईयर हमेशा क्लोज होगा कब? 31 मार्च। चलो, सबसे पहले ओपनिंग पीएल कितना है? चलो, वो ले लिया। इस बार का नेट प्रॉफिट जोड़ दो उसमें। टोटल कितना हो गया? ये क्रेडिट टोटल है। ठीक है। पीएल प्रो मतलब प्रॉफिट का यूज, प्रॉफिट का टोटल। जिंदगी में तीन नाम याद रखना, तीन से चार, मतलब दो मेन है, तीसरा चौथा भी। एक, ओनर मालिक को जो पे किए। एक ओनर मालिक को जो पे किए। तो मालिक कितने तरह के हैं सब में? इक्विटी और प्रेफरेंस। तो दोनों का डिविडेंड। और सुन पहले, पीएल प्रो में एक मालिक का, दूसरा रिजर्व में ट्रांसफर या फंड में ट्रांसफर। रिजर्व या फंड में यदि कुछ किए हो तो डिविडेंड के पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी रहा तो आएगा। रिजर्व और फंड से रिलेटेड कुछ भी रहा तो आएगा। और बाकी जो दो तीन है एक्सेप्शनल है। एक, पास्ट पीरियड का कुछ भी रहा तो आएगा, करंट पीरियड का नहीं, पास्ट पीरियड का कुछ छूट गया तो आएगा। और एक, कोई भी कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर रहे हो तो आएगा। क्योंकि पीएल में सिर्फ रेवेन्यू जाता है, बट पीएल प्रो में कैपिटल लॉस भी क्या है, आ जाता है। तो फिर डिविडेंड रिलेटेड पॉइंट नंबर कौन कौन सा है? डी है एक। अब देख, सब में दो डिविडेंड है। एक है इंट्रिम। ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड होने का मतलब पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होते वक्त एंट्री कहाँ रहा होगा? पेमेंट करने का एंट्री क्या किया होगा? बोलो बोलो, कॉमन चीज है भाई, 11 में सीखा था। डिविडेंड पेमेंट का, डिविडेंड को पेमेंट करने का एंट्री क्या किए होगे? डेबिट किए इंटरम, डिविडेंड। डिविडेंड टू बैंक।
पेमेंट करोगे तो टू बैंक होगा ना, और जिसको पेमेंट करोगे उसका नाम, सैलरी पे किया सैलरी टू कैश, रेंट पे किया रेंट टू कैश, डिविडेंड पे किया तो वो तो आप करेंगे। पेमेंट क्या किए थे? डिविडेंड। तो लेजर में कौन सा लेजर पड़ा होगा? डिविडेंड का लेजर पड़ा होगा ना, तो वही तो दोनों लेजर लिख रहा है। आप वही तो दोनों लेजर दिखा रहे हो, इंटरिम डिविडेंड एंड व्हाट, फाइनल डिविडेंड। क्लियर है? फिर ये दोनों डिविडेंड जो पे किए हो किससे एडजस्ट होगा? पीएलएफ प्रो। अभी तो बोले वहीं से तो डिविडेंड पेमेंट होगा, वहीं से डिविडेंड पेमेंट होगा। मालिक को जो दे रहे हो पीएलएफ प्रो। पार्टनरशिप में कभी देखे थे प्रॉफिट बांट के मालिक को दिए थे? क्लियर? और एक रिजर्व भी था पॉइंट नंबर, तो कितना रुपया जनरल रिजर्व जाएगा? हम्म जनरल रिजर्व 40,000। कितना रुपया जाएगा? बोलता ही नहीं है, आधा आधा है। 40,000 सर। इतना भरोसा तो होगा। तो अंत में सीडी कितना बचा? सर सर समझ गए? लिखो मलिक जी। हम सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? स्पीकर में कौन है? टीवी ही तो है। इधर कौन है? इधर भी टीवी ही है। साउंड टीवी का तो बढ़िया है। बोल तो एक बार। सर हाँ आ गया। बोलो। सर बोल रहे थे कि यही जो हम लोग अभी लेस किए हैं, यही हम लोग जब कैश फ्लो बनाते हैं तो पीबीटी के लिए सब ऐड करते हैं। सीमित होता है ना सर। हाँ हाँ, एक्चुअली इसी का साइड इफेक्ट है ना वहां पे। हम्म। मतलब तो यहाँ के बाद आप अपना रहे हो कैश फ्लो, तो चीज पीएल प्रो में है, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और यदि वो पीएल में डेबिट हुआ तो वहां ऐड, पीएल में क्रेडिट हुआ तो लेस, प्रोवाइडेड यदि वो ऑपरेटिव का हिस्सा नहीं है तो डिविडेंड फाइनेंसिंग का हिस्सा था, इसीलिए उसको ऑपरेटिंग में ऐड कर देती थी। हो गया ये वाला? डेप्रिसिएशन वाला क्लियर है? पीबीडीडी वाला क्लियर है? डेप्रिसिएशन पीबीडीडी, डिविडेंड का थोड़ा सा ही क्लियर करना था, पूरा नहीं। क्या डिविडेंड क्लियर किया? यदि हमने साल के दरमियान डिविडेंड पे किया है तो उस दिन उसको ज्यादा समझ में नहीं आया, डिविडेंड टू बैंक, सैलरी पे किए सैलरी टू कैश या बैंक, जब साल के अंत में आप उसको क्लोज करोगे तो सैलरी को पीएल में क्लोज किए, उसी तरह यहां भी डिविडेंड को क्लोज करोगे कहाँ? पीएलएफ प्रो। पीबीडीडी को भी क्लोज ही कर रहे थे आप, क्लोजिंग एंट्री। ओके, देख लो डिविडेंड का बाकी स्टोरी अपनी जगह। इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम मतलब उस साल के बीच में ही डिविडेंड दे दिए, भले ही अभी प्रॉफिट नहीं निकला हो, भले ही प्रॉफिट
ना निकला हो। और कुछ? कौन सा? डी? डी का ही तो किए। 3 रुपया ही तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 दिए हो। डी वाले का कुछ नहीं। हाँ, डी का 3 रुपया करके फाइनल डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही तो इस साल दिए होंगे, इन एडिशन टू, इंट्रीम के अलावा। इंट्रीम के, लेकिन देख, मैं अगले साल के लिए एक आइटम जोड़ रहा था इसको समझाने के लिए। कौन सा? प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर, क्या फीलिंग? क्या 18 19 नहीं, 18, कौन सा ईयर था? 19 था ना। 2019 ही कर ले, जनवरी से दिसंबर। इस साल का तो अभी प्रपोज हो रहा है, पेमेंट तो अगले साल होगा, और प्रपोज को अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करना है, बट दिखाना है। कहां पे? कंटिंजेंट लायबिलिटी के पास। समझ गए? पुराने दौर में प्रपोज डिविडेंड को हम लोग पीएलएफओ में दिखा के आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिखा देते थे कि अगले साल देंगे, बट आजकल बोला जाता है कि जब दोगे तब। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट का कंफर्म बताइए, 1 बाय 1, या बैलेंस शीट आप बना लोगे 1 बाय 1। देख, शेयर कैपिटल इसे बात करते, बैलेंस शीट में कौन कौन जाएगा? सबसे पहला आइटम ये तो नोट में जाएगा, क्या बोल? ऑथोराइज। ये इशूड है, बैलेंस शीट में जाएगा। फिर ये सब तो एसेट्स पी बोल के जाएगा, जो वर्किंग नोट बनाए थे, पी में जाएगा। तो फिर कौन सा आइटम? उसके बाद कौन सा आइटम? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड। फिर कौन? परचेज लेजर बैलेंस, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर का दूसरा नाम। ठीक है, फिर कौन सा आइटम? ऑफिस फर्नीचर फिटिंग पीपी में जा चुका। ठीक है, अगला कौन सा आइटम? कितना रुपया कहां पे? बोल, कितना रुपया? 80 था, 40 जुड़ के 21। ठीक है, और कौन सा आइटम? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो वहीं पे एडजस्ट होगा पीपी में ना। तो और कुछ ट्रायल बैलेंस से तो अलग से नहीं है। बैंक कहाँ जाएगा? एस एन कैश इक्विवेलेंट। और प्रोविजन तेरा तो एसेट से लेस हुआ है। ये वाला क्या होगा? लास्ट आइटम, ओपनिंग का कुछ नहीं होगा। अभी प्लस माइनस करके निकाले थे ना एक ठो, वो अमाउंट जाएगा कहाँ? रिजर्व एंड सरप्लस में, ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस से बात कर रहे थे। पॉइंट नंबर ए, मालूम ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बैलेंस चेंज इन इन्वेंट्री के बाद इन्वेंट्री में जाएगा।
पॉइंट नंबर बी कहाँ जाएगा? डेटर से लेस भी कर सकते हो या शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी। पॉइंट नंबर सी रिजर्व एंड सरप्लस में जा चुका। पॉइंट डी का कुछ नहीं करना है अलग से, जो होना था वो हो गया। पॉइंट ई कंटिंजेंट, और पॉइंट नंबर एफ तो पीपी में घट गया। पॉइंट नंबर जी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और मैंने अभी एक जोड़ा था वो तो कंटिंजेंट होगा। तो बैलेंस शीट आसान है। प्रोविजन फॉर टैक्स था, हाँ हाँ, चलो बेटा बोलो, तुम लोग दूसरे का चिंता क्या करता है, दे देगी। समझे? तो ये क्या था? बैलेंस शीट में लास्ट में एक और कौन सा है? कंटिजेंट लायबिलिटी। तो यहाँ इतना ज्ञान क्या दिया? प्रपोज फॉर द करेंट ईयर, however it is provided in the accounts, real closing, बाबा ये सब क्या तो लिख रहा है? ये सब ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है। ये भी ज्ञान का मतलब नहीं है। फिर कंटिजेंट लायबिलिटी एक वर्ड आएगा, कंटिजेंट लायबिलिटी में एक तरह से आ रहा है yet to be settled by court, यानी claim against claim pending in court, claim pending in court। 40 का ये, और एक को क्या बोले? कितने रुपए का कंटिजेंट लायबिलिटी? सब मिला के अभी 15 तुम लोग के पॉइंट में नहीं है, तो एक आप लोग बैलेंस शीट ये ध्यान रख लोगे, और वर्किंग नोट में 1 2 प्रपोज्ड वाला, बस परेशान मत होना। ऑथोराइज कैपिटल तो दिखना चाहिए। मान ले ये सवाल 15 मार्क्स का है, तूने जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाया, मतलब नोट वोट एक दो ठो बनाया, तो मेरे हिसाब से मैं बहुत काट के भी दूं तो 14 तो दूं, क्योंकि बाकी सब तो सही है। हाँ, ज्यादा काटना हो तो 12 तक जाएगा, और देने को वो पूरा भी दे सकता है। तो तेरे अगर पास, सर इसी में गलती हो गया तो कितना देगा? अच्छा इसमें कहीं कहीं गलती हो गया। गलती, गलती का नेचर समझना होता है, गलती किस नेचर का है। हम लोग कहते हैं ना गलती किस तरह का है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में गलती कर दिया, ठीक है। हम्म। एक होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में गलती किया, एक है हेडिंग गलती किया, एक है कैलकुलेशन वैल्कुलेशन गलती किया,
तो नेचर ऑफ मिस्टेक्स मैं लॉजिकली बोलूं तो मार्क्स का वेट डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल तू पीबीडीडी का कैलकुलेशन गलत कर दी थी, तो हम तो समझ गए ना कि तेरा वो कंसेप्ट क्लियर है नहीं, तो हम उसका तेरा 2 नंबर काट लें। तू एडिशन सबसेक्शन गलती की तो हमको लगा भाई एग्जाम टेंशन में अगले से क्या हुआ, बाकी तो सब पोस्टिंग वोस्टिंग क्या है, हेडिंग वेडिंग तो ठीक किया ना। अगले ने एडिशन सबसेक्शन में क्या किया, गलती किया, मल्टीप्लीकेशन का एक परसेंटेज गलती किया, तो मैं वहां 1 नंबर काटूं क्योंकि बाकी कंटेंट उसके क्या है, सही है। तो हमें तो ये देखना ना कि उसका फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट किस हद तक क्लियर है। तो गलतियां तो जो अब तुम लोग जो सोचते हो ना कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक कॉन्शियस पर्सन के लिए वो देखता है कि गलती किस तरह का कर रहा हूं। गलती यदि वो ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है तो मैं टोटल 4-5 से ज्यादा ना दूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उल्टा सीधा मिस्टेक्स कर रहा है फालतू का। तो वो अलग, लेकिन आजकल इतना समय है नहीं, आजकल तेरा कोई नहीं देख रहा कि कौन सा गलती तू किया है। समय के इस दौर में लाइफ में सब जगह हालात बुरे हैं, यानी कॉपी चेकिंग करते वक्त भी हालात का क्या हो गया है, वही हो गया। और रीजन भी है, कॉपी का पैसा मिलता बहुत कम है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, हार्डली एक कॉपी का मुझे लगता है 10 से 20 रुपए देते होंगे, हार्डली। 10 रुपया भी दिए तो 20 रुपया से ज्यादा तो हमको नहीं लगता कि देते होंगे, 20 रुपया 30 रुपया से ज्यादा। जबकि वही तेरा सीए सीए में एक कॉपी का वो 150 से 200 भी देते हैं, ठीक है। तो 150 से 200 तो होता है ना कि जैसा पैसा मिलता है इंसान वैसा मेहनत क्या है, करता है। अब आईएससी सीबीएसई वाला देता होगा 100 रुपया, डब्ल्यू भी तो नहीं मालूम है कि 20 रुपया से ज्यादा देगा, 10-20 रुपया। रीजन भी है, तो एग्जाम फीस के नाम पे कितना दिया है, कितना देता है बता एग्जाम फीस के नाम पे है, 400-500 देता है। अब 4-5 ठो पेपर 6 ठो पेपर 400 रुपया में तेरे को गार्डिंग वार्डिंग भी उस दिन देना, यूनिवर्सिटी को ये सब है, कितना देगा भाई, पेपर सेट करने वाले को भी देना है। अब वही प्रोफेशनल एग्जाम में तू 4 पेपर का 1500-1800 देता है। तो गलती आज के दौर में तो देख, पूरा डेटो नंबर मिला तब तो बढ़िया, और नहीं तो यदि उसका जीपी एनपी या जो भी बैलेंस शीट नहीं मिलता हुआ दिखा, तो 2 तरह के लोग हैं। एक ढूंढना चालू करता है, चलो देखते हैं कहाँ कहाँ गलती किया, गलती कैसा किया ना, गलती ज्यादा प्लैंडर नहीं था तो ठीक है, चलो 15 में 10 दे दो, 8 दे दो, 7 दे दो। और एक है आंसर नहीं मिला तो सीधे 5 बैठा दो, 4 बैठा दो, काट के 0 भी कर दो। मतलब इधर उधर थोड़ा सा देखा और थोड़ा देखा तो देखा सब गलत दिख रहा तो काट के क्या किया, 0 बैठा दिया। और एक कहता है कि नहीं फॉर्मेट फॉर्मेट दिख रहा है तो चलो 4-5 को क्या करो, दे दो। चलिए, समझ में आया पहले ये बैलेंस शीट क्लियर, क्योंकि इसके बाद फाइनल अकाउंट का बेसिक क्लियर कर, इसके बाद 2 या 3 टफ एडजस्टमेंट है इसमें। एक तेरा टैक्स का असेसमेंट पे है, टैक्स का असेसमेंट पे है। तो अब जो सवाल अब जो होगा वो एग्जाम पैटर्न वाला हो गया। यहां तक तो कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा था, यहां तक तो क्या बिल्ड किया सर, कंसेप्ट। हाँ बोल। हम लोग का सीएमए में कौन सा तरह का शब्द आता है, ऐसे ही आता है सर? तुम्हारे इस सीएमए में यदि सवाल की मैं बात करूं तो बेसिक बहुत ज्यादा टफ तो मैडम नहीं दिया है, ठीक है। और लगे हाथ फाइनल अकाउंट का एक सवाल यदि तू देख ले तो तुझे भी दिखता है एमसीक्यू में तो जितना की है बहुत है, और जो है ले दे के इतना ही आता है। जैसे देख, एडजस्टमेंट तो यही सब है, एक सिंपल। और
धीरे धीरे वो छोटा बड़ा भी एडजस्टमेंट का जो रेंज है नॉर्मल है। हाँ, सर बोल बाबू। बोल रहे थे कि कॉर्पोरेट में ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कंपनी जो है ना। वो बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस छोटा सा हाँ हाँ 15 नंबर ये- का 16 का है। ठीक है। और हाँ। फाइनल अकाउंट क्लियर कर ली है तब वो बेहतर होगा भी। अब वो मैं एक्स्ट्रा अच्छा। करवाऊंगा, ठीक है, अभी या जब भी भर ले। और ये तो फाइनल अकाउंट का बेस क्लियर कर, और जो तू थोड़ी देर पहले पूछी देख ले। ये जून 23 में जो था अपना सीएन का 10 नंबर ही है, भाषा थोड़ा सा चेंज हुआ होगा अमाउंट। तो ले दे के तेरे वाले में तो कुछ टफ एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा, जितना अभी तक करा है वही हो है। जाएगा। हाँ, इसमें और और कुछ नहीं है। आराम से तू देख रहा है 12 नंबर का, तो प्रैक्टिस कर इलेक्ट्रिसिटी सकते। और बैंकिंग का सर आपके पास वीडियो है? मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से नहीं है। देखता हाँ हूँ, देख के वीडियो। बता दो। ठीक है, ये हो ठीक है गया। तुम लोग जाओ मैथ का क्लास में, पक्का क्लास में। तुम लोग का होमवर्क सर। कर, तुम लोग अभी रुकेगा, इंटर वाला 5th वाला भागेगा भले। तो होमवर्क रहेगा तेरा नंबर 14, नंबर 12 एकदम बनाएगा बाबा। नहीं तो आगे वाला एडजस्टमेंट ऑनर्स के लिए खासकर, जनरल वालों को तो करना भी नहीं है। ठीक है, जनरल वालों के लिए जितना किया हो चुका। फाइनल अकाउंट समझ गई। तब मेहनत नहीं करना, बोलने से नहीं चलेगा। 12 14 खाली 2 ठो सवाल को तुम लोग पूरा बनाएगा। चलो, ग्रेजुएशन वाले निकल चुके।